हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश मैक्स। तो आज हम लोग करने जा रहे हैं CPO-SI 2024 में जो पेपर हुआ था उसका इंग्लिश का PYQs। ठीक है, तो PYQs के इस सेशन में हमारा ऑनलाइन CHSL चल रहा है। रात में 10 बजे हम लाइव होते हैं, आजकल 9 बजे हो रहे हैं। CHSL 2024 का जो हुआ था उसमें इंग्लिश का पेपर अभी हम लोग लाइव डिस्कशन कर रहे हैं। CPO-SI का लाइव डिस्कशन करने का टाइम नहीं मिला और 1 सितंबर से आप लोगों का CGL का पेपर शुरू है। इसके पहले मैं सोचा कि जो 2024 में पेपर हुए हैं वो तो एटलीस्ट आपको मिल ही जाने चाहिए, इसलिए इसके पहले मैंने फेज़ 12 का कराया है। ठीक, 2024 में जो फेज़ 12 में पेपर आया था इंग्लिश का वो मैंने सारा डिस्कस करा दिया है, ऑनलाइन ही कराया है। आप लोग देख लीजिएगा, ऑनलाइन वाले में होगा, प्लेलिस्ट चेक करिए, सब मिल जाएगा। और CHSL का लाइव करा रहा हूँ रात में 10 बजे। और CPO-SI का लाइव करने का टाइम नहीं मिल पा रहा है, इसलिए मैं इसको रिकॉर्डेड आप लोगों को दे रहा हूँ, जैसे पहले दिया था। प्लेलिस्ट बन गई है, आप लोग प्लेलिस्ट देख लीजिएगा, आपको सारे के सारे PYQs मिल जाएंगे। 2024 स्पेशली आप करके जाइए। 2024 CGL देने के पहले आप 2024 में जितने भी SSC के एग्ज़ाम हुए हैं उसके सारे के सारे पेपर लगा के जाइए। दिस विल बी वेरी बेनिफिशियल टू यू। ठीक है, और अब हम लोग जो करने जा रहे हैं अभी, आज पहला डिस्कशन है, शिफ्ट 1 है और सेट 1 भी है। 27 जून 2024 को जो CPO-SI का पेपर हुआ था, आज हम उसको डिस्कस करेंगे। इसमें 50 क्वेश्चंस होंगे। फिर कल शिफ्ट सेकेंड, शिफ्ट थर्ड, उसके बाद 28 का, फिर 29 का। फर्स्ट शिफ्ट 1, 2, 3 एक एक करके करते जाएंगे। डेली एक एक आपको मिलता रहेगा। अभी आपके पेपर में कुछ दिन है, उसके पहले ही मैं आपको सारा दे दूंगा। तो ठीक है, बातें ख़त्म हो गई। 2023 का भी SSC का सारे एग्ज़ाम, SSC ने जितने एग्ज़ाम लिए हैं सब के सब 2023 और 2022 एग्ज़ाम कौन से, आपका MTS है, CHSL है, CPO-SI है, स्टेनो है और CGL है, सारे एग्ज़ाम करा चुका हूँ। आप प्लेलिस्ट चेक करिए, आपको बहुत सारा मटेरियल मिल जाएगा। सबके साथ सबका PDF भी है और इसका भी PDF आपको दे चुका हूँ। ठीक है, आप दोपहर में इसका PDF पा चुके होंगे। PDF आप सॉल्व कर लीजिए। PDF कहाँ मिलेगा? हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, या आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लीजिएगा, उसका लिंक दिया हुआ होगा। तो ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। आप देखते हैं पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। ठीक, ये क्वेश्चन किस चीज़ से रिलेटेड है? देखिए, इसमें आपको सब्स्टिट्यूट करना है। कुछ अंडरलाइन किया हुआ है, इसका मतलब हुआ कि इसमें इंप्रूवमेंट की गुंजाइश है तो करिए, नहीं तो ना करने की कोई मतलब नहीं है, क्योंकि नो इम्प्रूवमेंट का कोई ऑप्शन नहीं दिया हुआ। यू विल हैव टू इम्प्रूव द सेंटेंस। ठीक है, यू हैव नो चॉइस। तो सेंटेंस को पढ़ के देखते हैं। माई फ्रेंड्स आर ऑन अ ट्रिप, माई फ्रेंड्स आर ऑन अ ट्रिप टू द वर्ल्ड। टू द वर्ल्ड, देखो अगर कोई वर्ल्ड के टूर पर जाता है, दुनिया की टूर पर जाता है, तो टू द वर्ल्ड नहीं होता, बल्कि क्या होता है, अराउंड द वर्ल्ड होता है। ठीक है, कोई दुनिया घूमने जाएगा तो आप ये बोलिएगा ना, ही हैज़ गॉन ऑन अ ट्रिप अराउंड द वर्ल्ड, ना कि टू द वर्ल्ड। तो अब राइट आंसर कौन सा होगा? थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक, चलिए हो गया ये क्वेश्चन, इसमें और कुछ करना नहीं है। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं, देखते हैं सेकंड क्वेश्चन में क्या पूछा है। वंस मोर सब्स्टिट्यूट करना है आपको। जो अंडरलाइन किया हुआ है इसको सब्स्टिट्यूट करो। नो सब्स्टिट्यूशन का कोई ऑप्शन नहीं है। चलिए, तो लिखा है यूथ इज़ द टाइम। यूथ, यूथ का मतलब क्या हुआ? जब आप अंडर 25 होते हैं या 30 मान लेते हैं, अंडर 30 होते हैं, 18 से 30 के बीच में, यूथ इज़ द टाइम, ये वो उम्र होती है, ये वो टाइम होता है व्हेन सीड्स ऑफ कैरेक्टर इज सोन। ये इज किसके लिए लगा हुआ है बेटा? देखो ये इज लगा है सीड्स के लिए। सीड्स बीइंग प्लूरल प्रोनाउन, प्लूरल नाउन, सॉरी प्लूरल नाउन या कह सकते हो ये प्लूरल सब्जेक्ट है, तो हमको इज नहीं क्या लगाना चाहिए? आर लगाना चाहिए। याद रखिएगा कि रहेगा प्रेजेंट में ही, क्योंकि पास्ट नहीं हो सकता। यहाँ पर क्या लिखा हुआ? इज लिखा हुआ है, और ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ का सेंटेंस है। ठीक है, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही आपको रखना पड़ेगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट की पैसिव वॉइस है, इसलिए इज-एम-आर के साथ थर्ड फॉर्म लगेगी। सब्जेक्ट बीइंग प्लूरल नीड्स अ प्लूरल वर्ब, तो आर होना चाहिए। द सीड्स ऑफ कैरेक्टर आर सोन, ये दिस इज द राइट आंसर। अब यहाँ जाओ, द सीड्स ऑफ कैरेक्टर वर नहीं कर सकते, मैंने भी बोला था ना, पास्ट नहीं होगा क्योंकि ये यूनिवर्सल ट्रुथ है। हैड बीन भी पास्ट हो जाएगा, विल हैव भी पास्ट हो जाएगा। करेक्ट। चलिए, तो आपको आंसर आपको समझ में आ गया? कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 3 में है, आपको एडियम दिया हुआ है, उसकी मीनिंग बतानी है, एप्रोप्रिएट मीनिंग बतानी है ब्रेड एंड बटर की। ब्रेड एंड बटर सब लोग खाते होंगे, अच्छा लगता है, ब्रेकफास्ट अच्छा होता है ये।
ब्रेड में बटर लगा के चाय के साथ खाना, ठीक है। अब इमेजिन कर लो, तो ब्रेड एंड बटर एक्चुअली होता तो ब्रेकफास्ट है, और ये कोई गरीबों का खाना नहीं है, अच्छा खासा ब्रेकफास्ट होता है। मीनिंग बताओगे तो क्या होगा, मनी मेकिंग। ब्रेड एंड बटर मनी मेकिंग नहीं होता, बल्कि ब्रेड एंड बटर क्या होता है, मीन्स ऑफ लिवलीहुड होता है। किसी तरह आप अपनी जीविका कमा रहे हैं। कहते हैं ना भाई दाल रोटी चल रही है, इसका मतलब ब्रेड एंड बटर किसी तरह चल रहा है। हम लोग इंडिया में दाल रोटी बोलते हैं, जो अंग्रेज हैं वो क्या कहते हैं, मतलब एनी हाउ अर्निंग माई ब्रेड एंड बटर, किसी तरह रोजी रोटी कमा रहा हूँ। तो ये होना चाहिए, नहीं ये नहीं होना चाहिए, क्या होगा, मीन्स ऑफ लिवलीहुड। ब्रेकफास्ट देखो, ब्रेड एंड बटर मैंने शुरू में बोला था अच्छा ब्रेकफास्ट होता है, लेकिन ब्रेड एंड बटर अगर इडियम की तरह यूज करोगे तो ये ब्रेकफास्ट नहीं होगा, ये होगा मीन्स ऑफ लिवलीहुड। कंफर्टेबल लिविंग भी नहीं होगा। सेकेंड ऑप्शन इज योर राइट आंसर। चले आगे, कोई नाराजगी नहीं। चलिए थर्ड में आते हैं, फेयर एंड स्क्वायर वंस मोर एक इडियम है, इसकी मीनिंग बतानी है आपको, ठीक है। ऑप्शन दैट क्या, सब्सटीट्यूट, सॉरी सब्सटीट्यूट करना है फेयर एंड स्क्वायर का। एक्चुअली ये इडियम ही है, इसकी मीनिंग बतानी है आपको, सब्सटीट्यूट करेंगे तब भी। फेयर एंड स्क्वायर का मतलब क्या होता है, एकदम से ऑनेस्ट, स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड ऑनेस्ट, ठीक है। अपनी डील में क्या होगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड होगा और एकदम से ऑनेस्ट होगा। तो ये लिखा है ऑनेस्ट एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड, दिस इज द राइट मीनिंग ऑफ द इडियम। तो फर्स्ट इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट में आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। 5 में क्या करना है आपको, कंटेंट्स एंड एरर। ये मुझे यहाँ दिख जाता है, बस काम खत्म, पूरा सेंटेंस पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती। चलो, वी वर ग्रेटफुल फॉर अ बुक दे गेव अस, हम उस बुक के ग्रेटफुल थे जो उन्होंने हमें दी थी। देखो यहाँ पे क्या लिखा, अ बुक लिखा है, अ बुक के बाद क्या लिखा, दे गेव अस। दे गेव अस का मतलब वो किताब जो उन्होंने मुझे दी थी। तो दे गेव अस, ये बुक को क्या कर रहा है, डेफिनेट बना रहा है। विच बुक, विच दैट दे गेव अस, वो किताब, कौन सी किताब। अगर हम पूछे कौन सी किताब, क्या तुम जानते हो यहाँ किस किताब के बारे में बात हो रही है, डू यू नो वी आर टॉकिंग अबाउट विच बुक। यस वी नो, बिकॉज हियर इज गिवन दे गेव अस, द बुक विच दे गेव अस, ठीक है। तो अगर ये लगा हुआ है इसके बीच में, दैट मीन्स वो बुक को डिफाइन कर रहा है। अगर बुक को डिफाइन करेगा तो बुक डेफिनेट हो जाएगी, डेफिनेट हो जाएगी तो इस बुक के पहले डेफिनेट आर्टिकल आना चाहिए। वी आर ग्रेटफुल फॉर द बुक दे गेव अस। आई होप कि आप लोगों का क्लियर हो गया होगा। तो आ बुक नहीं, द बुक होना चाहिए। फोर्थ ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 में। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है आपको। वीकेंड की स्पेलिंग एकदम से करेक्ट है, दैट कैन नॉट बी द आंसर। जर्नी इज करेक्ट, नो आंसर। डेजर्ट इज करेक्ट, नो आंसर। किसी की मीनिंग जाननी हो, वीकेंड आप जानते हैं, जर्नी जानते हैं, डेजर्ट क्या होता है। देखो दो तरह का डेजर्ट होता है, एक DESERT होता है और एक DESSERT होता है। ये डेजर्ट आप जानते हो रेगिस्तान होता है। दिस डेजर्ट इज एनी स्वीट डिश आफ्टर डिनर, मतलब आफ्टर एनी मील के बाद, किसी खाने भोजन के बाद जो भी हम मीठा खाते हैं उसको डेजर्ट कहते हैं। इसमें भी आइसक्रीम, चॉकलेट, रबड़ी, मलाई, लड्डू, जलेबी, गुड़ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, जो भी डेजर्ट होगा। माउंटेन की स्पेलिंग इनकरेक्ट है। यू नो माउंटेन की स्पेलिंग क्या होती है, ये होती है MOUNTAIN। क्या होना चाहिए, TAIN होना चाहिए था। तो यहाँ पे टी के बाद आई नहीं लिखा है, इसलिए इसकी स्पेलिंग गलत हो गई, ठीक है। आगे बढ़ें, इसमें और कुछ समझाने लायक नहीं है। नेक्स्ट आ जाओ, आपको बताना है एंटोनिम ऑफ यूनिफॉर्मिटी। यूनिफॉर्मिटी का मतलब क्या होता है, सिमिलैरिटी, सब एक जैसे होते हैं। यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है, सिमिलर होना, सबका एक जैसा होना, यूनिफॉर्मिटी होता है। तो यूनिफॉर्मिटी का अपोजिट, अब इसको छोड़ दो, यहाँ देख लो। सेंचुअरी क्या होती है, सेंचुअरी मतलब सेंचुरी इज अ प्लेस वेयर एनिमल्स लिव इन देयर वाइल्ड स्टेट। एक बहुत मतलब एरिया होती है जो घेरी गई होती है, चारों ओर से घेरा होता है। इसमें जो एनिमल होते हैं वो अपनी वाइल्ड स्टेट में रहते हैं, वो जू की तरह पिंजरे में नहीं रहते हैं, वाइल्ड स्टेट में रहते हैं। सेंचुरी होती है, उसको कहते हैं अभ्यारण्य, हिंदी में कहते हैं। फाउंड क्या होता है, ये होगा नहीं। वैरायटी, यूनिफॉर्मिटी मतलब होता है सिंगुलरिटी, एक जैसे सब होते हैं। वैरायटी मतलब क्या होता है, डिफरेंसेज होंगे उनमें। तो वैरायटी इज राइट एंटोनिम ऑफ यूनिफॉर्मिटी, ग्रेट नहीं है। क्लियर हो गया। चलिए, आई होप कि ये सारे क्वेश्चन आपके सही रहे होंगे। अभी कोई दमदार क्वेश्चन नहीं मिला। नीचे तो अगले क्वेश्चन में आते हैं। अंडरलाइन जो पोर्शन है उसके लिए आप वन वर्ड बताना है। देखो एक वर्ड क्या लग सकता है इसके लिए, ठीक है। तो इन्होंने कहा ना द वर्ड, सेलेक्ट द वर्ड विच मीन्स सेम एज द ग्रुप ऑफ द वर्ड, ठीक है। तो यहाँ लिखा हुआ है कि दीज ग्लास विंडोज आर सो ओल्ड एंड, ये जो ग्लास विंडोज हैं इतनी पुरानी हो गई हैं, और क्या हो गई हैं कि ओल्ड एंड वन कैन नॉट इवन सी थ्रू देम,
तो एनीथिंग दैट वी कैन नॉट थ्रू देम, तो कोई ऐसी चीज़ जिसके हम इस पार से उस पार नहीं देख सकते हैं उसको क्या कहते हैं, हम उसको कहते हैं ओपेक कहते हैं। ओपेक मतलब जिसके आर पार देखा ना जा सके, ठीक है। अपारदर्शी, ट्रांसपेरेंट उसका अपोजिट हो जाएगा, ट्रांसपेरेंट पारदर्शी होता है, मतलब वी कैन सी थ्रू दैट, और ओपेक वी कैन नॉट सी थ्रू देम, तो ओपेक हो गया। ब्लैक और डर्टी की मीनिंग आपको पता है, तो ओपेक होगा यहाँ पर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ 9 में। 9 में आपको दिया हुआ है स्केटिंग ऑन थिन आइस। स्केटिंग ऑन थिन आइस का मतलब क्या होता है? सपोज जब लोग स्केटिंग करने जाते हैं पहाड़ों पर, जब स्केटिंग करनी है तो आप लोगों को पता होगा कि लोग जो स्केटिंग करते हैं तो जब मोटी परत जमती है ना, मतलब आइस की मोटी परत जमती है, तब लोग उस पर यहाँ पर स्केटिंग करते हैं। और अगर थिन आइस है, पतली आइस है, थिन आइस पर स्केटिंग करेंगे तो हो सकता है वो कहीं से ब्रेक कर जाए, वो धड़ाम से नीचे गिर जाए। तो स्केटिंग ऑन थिन आइस मीन्स क्या होगा कि आप यू आर टेकिंग रिस्क, ठीक है ना, यू आर टेकिंग रिस्क मतलब एक खतरा ले रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए किसमें इसका राइट यूज हुआ है, तो ही वॉज ऑन थिन आइस आफ्टर मेकिंग कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट। एट रिस्क का मतलब मैंने इसको बताया था ना, एट रिस्क, तो ही वॉज ऑन थिन आइस आफ्टर मेकिंग कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट। कोई विवादित बयान, कोई कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट देने के बाद जो एट रिस्क हो सकता है, ये तो ठीक है। और चेक कर लेते हैं, ही वॉज ऑन थिन आइस व्हाइल ट्राइंग टू बैलेंस ऑन अ टाइट रोप। नहीं, ये थिंग नहीं होगा, ये तो ट्राइंग टू बैलेंस इडियोमेटिक यूज नहीं है, ये नहीं आएगा, ये गलत हो जाएगा। वाइल ट्राइंग टू, मतलब जब वो टाइट रोप पर चलने की कोशिश कर रहा था, बैलेंस बनाने की कर रहा था, तो थिन आइस पर नहीं था, ये आंसर नहीं है। आंसर क्या होगा इसमें? कंट्रोवर्शियल, मतलब रिस्क पे, खतरे पर आ गया। दे वर ऑन थिन आइस ड्यू टू आइसी कंडीशन। आइसी कंडीशन नहीं होगा, देखो आइस अगर आ गया इडियम में तो मीनिंग में तो आइस नहीं आना चाहिए, फ्रोजन लेक ये नहीं आना चाहिए। एक्चुअल का नहीं होता, इडियम में जो मीनिंग होती है दैट इज नॉट रियल, मतलब मीनिंग में वो वर्ड्स नहीं आएंगे जो इडियम्स में आएंगे। जैसे व्हाइट एलिफेंट लिखा होगा तो मीनिंग में एलिफेंट कहीं नहीं आएगा, ना तो व्हाइट आएगा, ठीक है। तो फर्स्ट इज राइट आंसर, एसएससी ने भी यही आंसर दिया था। 10 में आ जाओ, तो क्वेश्चन नंबर 10 में इन्होंने कहा अप्रोप्रिएट मीनिंग, इन्होंने कहा कि इडियम की अप्रोप्रिएट मीनिंग बताओ। ह्यूमन सर्विस, ह्यूमन सर्विस मतलब क्या होता है? बहुत ही एक्सीलेंट जॉब, बहुत बढ़िया काम करना, ठीक है। तो एक्सीलेंट वर्क डन, ये होगा इसका, ठीक है ना, एक्सीलेंट जॉब करना, ह्यूमन सर्विस को कहते हैं। नेक्स्ट में आ जाओ 11 में। 11 में क्या? इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, एक बार फिर से आ गया। आर्गूमेंट सही है, ठीक है, ऑकर्ड गलत है। देखो एक्चुअली ऑकर की स्पेलिंग OCCUR होती है, ठीक है, ये होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, लेकिन जब इसमें हम सेकेंड फॉर्म लगाते हैं OCCUR होगा तो एक आर और लग जाता है, तो अकर्ड ये हो जाता है। तो यहाँ अकर्ड में एक आर और लगाना चाहिए था, तो अकर्ड इज राइट आंसर। इक्वली की करेक्ट स्पेलिंग है, अनविलिंग की करेक्ट स्पेलिंग है, किसी की मीनिंग बताने की जरूरत नहीं है। आई होप आपको तीनों की मीनिंग, आर्गूमेंट की मीनिंग सबको पता है, बहस करना, इक्वली और अनविलिंग का भी पता होता है। अनविलिंग का मतलब होता है जिसका में हमारी इच्छा ना हो। चलिए 12 में आ जाइए, एंटोनिम बताना है, अंडरलाइन वर्ड का मोनोटोनस वर्ड दिया हुआ है। मोनो का मतलब क्या होता है? मोनो का मतलब सिंगुलर होता है, एक होता है, और टोन का मतलब क्या होता है? एक जैसी लाइफ। जैसे रोज सुबह अगर आपको आलू के पराठे में, एक दिन आलू के पराठे मिलेंगे तो आपको अच्छा लगेगा, बहुत बढ़िया लगेगा। रोज सुबह आलू के पराठे चटनी, आलू पराठे चटनी आपको महीना भर डेली दे दिया जाए तो आप ऊब जाएंगे। क्यों? मोनोटोनस हो गया। मोनोटोनस मतलब एक रूपता हो गई, स्टेमिलिटी, एक जैसा काम रोज, तो वो मोनोटोनस। नीरस हो जाता है, बोरिंग, उबाऊ हो जाता है। तो रिपीटेटिव एंड मोनोटोनस टास्क ऑफ डेटा एंट्री मेड द वर्क सीम इनक्रेडिबली लॉन्ग एंड टीडियस। वही मैंने जो बोला था वही चीज है। तो इसका एंटोनिम बताओ। तो मोनोटोनस मतलब जिसमें कोई इंटरेस्ट नहीं आएगा, तो एंटोनिम क्या हो जाएगा? इंटरेस्टिंग हो जाएगा। तो इंटरेस्टिंग इज राइट आंसर। प्रिकैरियस का मतलब क्या होता है? प्रिकैरियस हो जाता है डाउटफुल, समझ गए? प्रिकैरियस क्या होगा? डाउटफुल हो जाएगा बेटा। और इंटरेस्टिंग पर जानते हो, पीएस का मतलब पवित्र, शुद्ध होता है एकदम से। थ्रेटनिंग का मतलब होता है जब किसी को कोई खतरा होता है, कोई धमकी देता है, किसी को वार्निंग करता। पीएस क्या होता है? एकदम से प्योर होगा, ठीक है। और प्रिकैरियस क्या होगा? ड्यूबियस। ड्यूबियस का मतलब डाउटफुल कोई होता है तो उसको कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चले हम लोग। क्वेश्चन नंबर 12 हो गया, आते हैं 13 में। 13 में आपको सिनोनिम बताना है किसका? रुथलेस का। देखो रुथ क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय रुथ? RUTH, रुथ, ठीक है। रुथ को हम लोग कहते हैं काइंडनेस या मर्सी कहते हैं, ठीक है, काइंडनेस या मर्सी।
रुथ में अगर लेस लगा दोगे तो इसका मतलब क्या हो गया, आदमी काइंड अनकाइंड हो जाएगा ना, मर्सीलेस हो जाएगा, अनकाइंड हो जाएगा। क्लियर हो गया, क्रूएल कह सकते हो इसको। अब आ जाओ, तो रुथलेस लगा ना, रुथलेस का मतलब क्या हुआ, अनकाइंडली। तो वियर्डली का मतलब क्या होता है, एकदम से स्ट्रेंजली। स्ट्रेंजली का मतलब क्या हुआ, कोई ऐसा काम करता है जिस पर हमें यकीन न होता है, ठीक है, स्ट्रेंजली, तो ये तो होगा नहीं। अनएक्सपेक्टेडली, जिसकी हमें एक्सपेक्टेशन ना हो, तो अनएक्सपेक्टेडली, वियर्डली करीब करीब सिमिलर है। इनह्यूमनली, इनह्यूमनली, अब ह्यूमन का मतलब क्या होता है, काइंडली होगा, इनह्यूमनली का मतलब क्या हो जाता है, अनकाइंडली हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी तो सिमिलर में चला गया ना, सब सिमिलर हो गया। अब आया आपका पोलाइटली, पोलाइटली, अच्छा रूथलेसली क्या होगा, अनकाइंडली, क्रूएली होगा, तो पोलाइटली इज योर राइट आंसर, क्योंकि पोलाइटली इज द राइट एंटोनिम ऑफ रूथलेसली। क्लियर होगा, रूथलेस वंस मोर, रूथलेस अनकाइंड होगा, पोलाइट क्या होगा, बहुत ही ह्यूमन होता है, बहुत ही काइंडली होगा। तो फोर्थ इज योर राइट आंसर। लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। 14 में क्या करना है हमको, आपको अंडरलाइन पोर्शन जो है इसको सब्सटीट्यूट करना है। सब्सटीट्यूट करो, देखो शेक्सपियर इज ग्रेट देन एनी अदर इंग्लिश पोइट, देन लगा हुआ है और ग्रेट क्या है, पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव है, तो देन कैन नॉट बी यूज्ड विद पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव, दैट शुड बी ग्रेटर। ग्रेटर एंड इज क्या होगा, इज शेक्सपियर इज नाउ नो मोर। तो इसमें राइट आंसर क्या होना चाहिए, देखिए इसमें आंसर होगा पहले तो वाज होना चाहिए, ग्रेटर देन होगा, देखो ग्रेटेस्ट हो नहीं सकता, वैसे इज भी लगा हुआ है, यहाँ ग्रेटर देन ठीक तो लिखा है लेकिन इज लगा हुआ है। क्लियर हो गया, यहाँ हो गया वाज ग्रेट देन, वाज तो ठीक था लेकिन ग्रेट गलत हो गया, तो अभी ऑप्शन बच रहा है आपके पास वाज ग्रेटर देन। चौथे के अलावा कोई ऑप्शन है क्या, बताओ, कर क्या सकते हो इसके अलावा, तो वाज ग्रेटर देन इज राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 में आ जाओ। 15 में आपको एंटोनिम बताना है किसका, प्रोफाउंड का। प्रोफाउंड, व्हाट डू यू मीन बाय प्रोफाउंड, प्रोफाउंड इज डीप, ठीक है, डीप। तो स्पीकर डिलीवर्ड अ प्रोफाउंड स्पीच दैट लेफ्ट द ऑडियंस डीपली मूव्ड, तो डीप का क्या होगा, देखो यहाँ प्रोफाउंड का इन्होंने डीप दे दिया तो ये साइनोनिम हो जाएगा, नो आंसर। शैलो का मतलब क्या हुआ, नॉट डीप, दैट इज नॉट डीप। सुपरफिशियल, तो सुपरफिशियल शुड बी राइट आंसर, एंटोनिम ऑफ डीप, तो ये आपका राइट आंसर हो गया, ठीक है, ये रहा, यही एंटोनिम है। अब आ जाओ ऑकल्ट, ठीक है, तो ऑकल्ट का मतलब क्या होता है बताओ, व्हाट इज मीन्ड बाय ऑकल्ट। ऑकल्ट का मतलब जानते हो, एक तरह से होता है आपके मन में जो चीज़ें चल रही हैं वो होती हैं। ऑकल्ट कह सकते हो आप सीक्रेट को, क्या कह सकते हो आप, किसको, सीक्रेट को कह सकते हो ऑकल्ट। इन्वेंटिव क्या होता है, इन्वेंटिव मतलब जो चीज़ इन्वेंशन से रिलेटेड हो। इन्वेंटिव मतलब कोई ऐसा आदमी होता है जो बड़ा इन्वेंटिव होता है, जो बहुत खोजी टाइप का होता है, खोजा करता है चीज़ों को, इन्वेंटिव हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ भाई, 16 वाले में देखो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का मैटर है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में आ जाओ, देखो यहाँ क्या लिखा, अ वुमेन हैविंग मोर देन वन हस्बैंड एट अ टाइम। देखो मोर देन वन हस्बैंड, तो हस्बैंड के लिए एक वर्ड जो यूज किया जाता है एंड्री यूज किया जाता है, एंडर होता है हस्बैंड, ठीक है, एंड्रोसियम होता है ना फ्लावर में, तो एंडर हो गया। और मोर देन वन का मतलब क्या हो गया, पोली, पोली यूज किया जाएगा, तो पोली और एंड्री लगा दो। पोली एंड्री का मतलब क्या होगा, सिस्टम ऑफ हैविंग मोर देन वन हस्बैंड एट अ टाइम, तो पॉलीएंड्री इज योर राइट आंसर। अब आ जाओ इसमें पॉलीमैथी क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय पॉलीमैथी। तो पॉलीमैथिक मतलब क्या होता है, बहुज्ञता। पॉलीमैथी मतलब क्या होता है, यू नो नॉलेज इन मेनी फील्ड्स, ठीक है, यू हैव नॉलेज इन मेनी फील्ड्स, मेनी फील्ड्स में आपको नॉलेज, जैसे आपको फिजिक्स की भी नॉलेज है, केमिस्ट्री की भी नॉलेज है, हिस्ट्री की भी नॉलेज है, ज्योग्राफी की भी नॉलेज है, ठीक है, तो बहुत सारी, तो इसको पॉलीमैथी कहा जाता है, ठीक है। एंडोगेमी, एंडोगेमी का मतलब क्या होता है, मैरिज। और एंडो का मतलब क्या होता है, इनसाइड योर कम्युनिटी, तो अपनी कम्युनिटी के भीतर शादी करना, मतलब क्या होता है, इसको कहते हैं सजाती है, ठीक है। मैरिज, मैरिज डन इन इनसाइड योर कम्युनिटी, मतलब सजाती होगा। मोनोगेमी का मतलब क्या होगा, मोनोगेमी मतलब एक विवाह होता है, मतलब अ पर्सन मैरिज ओनली वंस इन अ लाइफ, तो मोनोगेमी होता है, एक विवाह की परंपरा होती है। क्लियर हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर का। 17 में आपको एंटोनिम बताना है किसका, फ्रीजिंग का। फ्रीजिंग का मतलब क्या हुआ, अगर पानी रख दो कहीं पर वो बर्फ हो जाता है, तो फ्रीजिंग का मतलब क्या होगा, ये एक्सट्रीमली कोल्ड होगा कि नहीं होगा, होगा। चलिए ब्रिस्क का मतलब क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय ब्रिस्क। देखो ब्रिस्क का मतलब क्या होता है, बहुत ही तेज, बहुत ही मतलब क्या कह सकते हो, तो क्लेवर कह सकते हो, बहुत ही इंटेलिजेंट कह सकते हो, क्लेवर हो गया, ब्रिस्क हो गया। ना, GNAW इतना ले लो, ना का मतलब क्या होता है ना, कुतरना, कुतरना। निबल वर्ड सुना होगा, NIBBLE, निबल।
आप कह सकते हो बाइट, लेकिन बाइट एक्चुअली ये है नहीं। चूहा देखो, चूहे जिस तरह से किसी चीज़ को खाते हैं, कुतर देते हैं, उसी को कहते हैं नाइंग या निबलिंग कहते हैं। समरी देखो, दो समरी, एक समरी और लिख दो मैं, SUMMARY। ये समरी क्या होता है? शॉर्ट फॉर्म ऑफ एनी पैसेज। और ये समर से बना हुआ, ये इतना ले लो, समर, SUMMER, समर। समर मतलब क्या होता है? रिलेटेड टू समर। समरी क्या हो जाएगा? रिलेटेड टू समर। दिस इज नॉट रिलेटेड टू पैसेज, ठीक है। और ट्रॉपिकल का मतलब क्या होता है? ट्रॉपिकल का मतलब होता है हॉट। अब मिला आपको फ्रीजी, फ्रीजिंग का क्या हो जाएगा? ट्रॉपिकल हो जाएगा। क्लियर हो गया आंसर अब की बार? थोड़ा देर में मिला। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। दैट कैन सब्सटीट्यूट, ऑप्शन दैट कैन सब्सटीट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट, वॉकिंग देन राइडिंग। तो यहाँ लिखा आई प्रेफर। प्रेफर इज ऑलवेज फॉलोड बाई टू, नॉट बाई देन। तो प्रेफर के साथ देन नहीं लगता, क्या लगता है? टू लगता है। तो इसमें एक ही ऑप्शन में टू दिया हुआ, सेकंड इज योर राइट आंसर। इसमें टाइम वेस्ट करने से कोई मतलब नहीं है। प्रेफर और प्रेफरेबल के साथ हमेशा टू लगता है। और कौन है? जूनियर, सीनियर, सुपीरियर, इंफीरियर, इंटीरियर। प्रेफर और प्रेफरेबल के साथ हमेशा टू लगता है, ठीक है। प्रैक्टिस करो, आपको ग्रामर तो आती ही है। तो ये तो पेपर सॉल्व कराने बैठा ना, ग्रामर पढ़ाने थोड़ा बैठा हूँ, जस्ट एक्सप्लेन कर दूंगा कहीं को ज़रूरत पड़ी तो। स्पेलिंग एरर बताओ, इसमें किस वर्ड, किस सेंटेंस के किस वर्ड में स्पेलिंग एरर है? चलो देखते हैं। वो आज सो टायर्ड दैट, कोई स्पेलिंग मिस्टेक नहीं है। ही कुड में कोई स्पेलिंग मिस्टेक नहीं है। स्कार्सली में स्पेलिंग मिस्टेक है। स्कार्सली क्या होता है? देखो SCARCELY, यहाँ पे यही एक क्या गलती हो गई? सी की गड़बड़ी हो गई, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया। आगे चले हम लोग, चलो 20 में आ जाते हैं। 20 में इडियम दिया हुआ है। तो अब इस सिचुएशन के लिए आपको इडियम लगाना है। अब की बार इडियम की मीनिंग नहीं बतानी। यू आर नॉट आस्क्ड टू टेल द मीनिंग ऑफ इडियम, बट यू आर आस्क्ड टू सजेस्ट सुटेबल इडियम फॉर द गिवन सिचुएशन। एक पार्ट है सेंटेंस का जिसको अंडरलाइन किया गया है, उसके लिए आपको सुटेबल इडियम ढूंढना है। तो सोहन वॉज वेरी मच परप्लेक्स्ड। परप्लेक्स्ड का मतलब क्या होता है? कन्फ्यूज्ड। confused to find that his younger brother मोहन had taken poison। आए बाप रे, किसी के भाई ने जहर खा लिया, पॉइजन टेक कर लिया। तो वो आदमी क्या हो जाएगा? वो आदमी बहुत परेशान हो जाएगा, कंफ्यूज हो जाएगा, व्हाट टू डू और व्हाट नॉट टू डू। तो इसमें क्या होगा? एट एनी रेट मतलब किसी भी कीमत पर। तो ये तो नहीं है सुटेबल। एट हिज डिस्पोजल ये भी नहीं होगा। एट हिज विट्स एंड ये होता। एट वंस विट्स एंड का मतलब होता है व्हेन अ पर्सन इज अनएबल टू फाइंड व्हाट टू डू और व्हाट नॉट टू डू। तो ऐसे में एट हिज विट्स एंड हो जाएगा, ठीक है ना। एट लॉगर हिट्स का मतलब होता है कंट्रोवर्शियल होता है, जब आप किसी विवाद में होते हैं तो उसको एट लॉगर हिट्स कहते हैं। नेक्स्ट आ जाओ 21 पे बच्चा। इसमें कंटेंस एन एरर। इस सेंटेंस में कहीं कोई एरर है क्या? बताओ जरा। कैन वी गो, देखो कैन वी गो विजिट अ स्टैचू ऑफ लिबर्टी। यार स्टैचू ऑफ लिबर्टी तो फिक्स है ना। स्टैचू ऑफ लिबर्टी, कोई स्टैचू ऑफ लिबर्टी नहीं है। देयर आर नॉट मेनी स्टैचू ऑफ लिबर्टी, देयर इज ओनली वन स्टैचू ऑफ लिबर्टी। तो ओनली वन स्टैचू ऑफ लिबर्टी एंड वेल नोन। वेल नोन मतलब पहले से एक हिस्टोरिकल मोनूमेंट है। तो यहाँ पे क्या लगना चाहिए? नॉट अ, बट क्या लगना चाहिए? द स्टैचू ऑफ लिबर्टी। तो ये गलत हो गया आपका। सेकंड इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। अगला क्वेश्चन हमारा एंटोनीम बताना है। एंटोनीम किसका? कंफ्यूजिंग का। कंफ्यूज करना मतलब समझ में आ रहा है? कुछ डिसीजन नहीं ले पा रहे हो कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। ऐसे में क्या करोगे? ट्विंकल होगा नहीं, तारे थोड़े ना, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, ये नहीं है। ट्रेवलर भी नहीं होगा। गाइडिंग, हाँ। कंफ्यूजिंग का मतलब क्या होता है? जिससे आप कंफ्यूज हो जाएं। और गाइडिंग का मतलब क्या होता है? जो आपको रास्ता दिखाए, व्हाट टू डू, What is the right path to go ahead। तो ये क्या हो जाता है? गाइडिंग हो जाता है, जर्नी नहीं होगा। राइट एंटोनिम आपको मिल गया। चलो 23 में आ जाते हैं। 23 में आपको सिनोनिम बताना है। किसका? रेकन का। रेकन का मतलब क्या होता है? कैलकुलेट करना। रेकन करना का मतलब क्या होगा? कैलकुलेट करना। कैलकुलेट मतलब काउंट करोगे ना, कैलकुलेट करोगे तो ये हो गया। एसेस मतलब क्या होगा? एवेल्युएशन करना, असेसमेंट होता है। इसमें केवल काउंटिंग नहीं होती, बहुत सारी चीज़ें देखी जाती हैं असेसमेंट में। तो असेसमेंट आपको आंसर लग तो सकता है, मतलब यू मे फील दैट असेसमेंट इज द राइट आंसर, बट असेसमेंट इज नॉट, बट राइट आंसर इज काउंट। इमेजिन करना जानते हो, मेरिट मतलब योग्यता होती है, ये सब कोई आंसर नहीं होंगे। काउंट इज द राइट आंसर ऑफ रेकन। नेक्स्ट में आ जाओ 24 में। 24 में एंटोनीम बताना है आपको। किसका एंटोनीम बताना है? एक्सर्ट। अंडरलाइन किया हुआ। एक्सर्ट का मतलब क्या होता है? टू वर्क हार्ड। एक्सर्ट मतलब खूब पसीना बहाना, खूब मेहनत करना, और वो भी जानते हो कैसे? विदाउट रिलैक्स मेहनत करना, वो एक्सर्ट होता है। तो रिलैक्स राइट एंटोनीम हो गया।
इमर्ज का मतलब क्या होता है, उभरना कहीं से। क्राउच का मतलब क्या होता है, हाथ जोड़ना किसी के सामने, एकदम झुक जाना, पैर छूने को कहते हैं, ठीक है। रिक्वेस्ट करना क्राउच होता है, ना नोट कर लो क्राउच क्या होता है। क्राउच एक तरह से रिक्वेस्ट करना, ठीक। और स्ट्रेस तो पता ही है, तनाव को कहते हैं। एक अच्छा वर्ड था क्राउच, नोट करने लायक है, किसी दिन पूछा जा सकता है। रिलैक्स इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ 25 में। 25 में आपको एरर बतानी है। व्हेन ही रिजाइंड द कंपनी ऑफर्ड हिम अ ह्यूज सम ऑफ मनी बट ही रिफ्यूज टू एग्री टू इट। जब वो रिज़ाइन किया तो कंपनी ने उसको बहुत ज़्यादा सारा पैसा ऑफर किया, बस उसने मना कर दिया। टू एग्री, देखो एग्रीड, रिफ्यूज टू एग्री। एग्री के साथ क्या लगता है, एग्री के साथ टू लगता तो है, और एग्री के साथ विद भी लगता है, और एग्री के साथ ऑन या अपान भी लगता है। कब क्या लगेगा, एग्री विद अ पर्सन, किसी लिविंग बीइंग या किसी पर्सन से आप एग्री कर रहे हो तो विद लगता है, ठीक है। एग्री टू लगता है कब, एग्री टू प्लान या कोई स्कीम होती है तब होता है। अब एग्री ऑन अपान में क्या आता है, कोई ऑफर वगैरह होता है, कोई टॉपिक होता है, कोई मुद्दा होता है, तो यहाँ पे टू नहीं होगा, क्या होगा, एग्री ऑन या एग्री अपान ये यूज कर लो, ठीक है। तो गलत कहाँ होगा, कहाँ है टू, ये गलत हो गया, फर्स्ट इज राइट आंसर, ठीक है। आगे आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे 26 में। इसमें बी इन सेवेंथ हेवन, बी इन सेवेंथ हेवन का मतलब क्या होता है, सातवें आसमान पर। जैसे अभी आपका ये आप एग्जाम देने जा रहे हो सीजीएल का, ठीक है। अब कुछ दिनों के बाद रिजल्ट आता है, यू आर सेलेक्टेड, यू आर सेलेक्टेड। तो जिस दिन आपका रिजल्ट आएगा उस दिन का आप कहाँ होंगे, सातवें आसमान पर होंगे। तो सेवेंथ हेवन, ठीक है। तो ओवर जॉयड या एक्सट्रीमली हैप्पी क्या होगा, टू बी इन द स्टेट ऑफ एक्सट्रीम हैप्पीनेस, हो गया आंसर, ठीक है। आगे आ जाओ क्वेश्चन नंबर 27 में क्या, एन ऑकवर्ड नाइदर ग्रामेटिकली एक्यूरेट सेंटेंस इज द रिजल्ट ऑफ सेंटर इम्प्लांटिंग। सेंटर इम्प्लांटिंग का रिजल्ट क्या है, एक ऑकवर्ड नाइदर ग्रामेटिकली एक्यूरेट। देखो ग्रामेटिकली एक्यूरेट मतलब ये सही हो गया, ये पॉजिटिव चीज़ हो गई, और ऑकवर्ड क्या हो गया, एक निगेटिव चीज़ हो गई। तो पॉजिटिव और निगेटिव एडजेक्टिव्स को ज्वाइन करने के लिए नाइदर नहीं लगेगा, क्या लगेगा, बट लगता है, ठीक है। एंड ऑकवर्ड बट ग्रामेटिकली एक्यूरेट, ठीक है। ये निगेटिव और पॉजिटिव जोड़ोगे तो बट लगेगा, अल्दो लगेगा, ये लगेगा, ये सब तो वर्ड्स लगते हैं ना। तो बट कहाँ है, ये बट मिल गया आपको, सेकेंड इज राइट आंसर। आगे आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडरलाइन पोजीशन पे, आप देखो स्कैटिंग ऑन द थिन आइस। हे भगवान, अभी थोड़ी देर पहले स्कैट ऑन द थिन आइस आया था, तो मैंने कहा था जब आइस मतलब कहीं जब लोग पहाड़ों, जब झील वगैरह पे लोग स्केटिंग करने जाते हैं तो देखते हैं जो झील का पानी है मोटी लेयर, ये 2-4-5 फुट की मोटी लेयर जब जमा होती है बर्फ़ की, तो उस पर लोग स्केटिंग करते हैं। और पतली लेयर पर स्केटिंग करेंगे तो क्या होगा, रिस्क रहता है, ये टूट जाएगी और वो चले जाएंगे नीचे। तो ये तो अभी थोड़ी देर पहले बताया था, एक ही दिन में सेम इडियम रिपीट कर दिया। मीनिंग बताओ, मैंने कहा था थिन आइस पर स्केटिंग करेंगे रिस्क होगा, तो क्या होगा, बीइंग इन अ रिस्की सिचुएशन। यहाँ हिल स्टेशन पर नहीं है आप, ना एंजॉय कर रहे हैं मूवमेंट को, डू हार्ड वर्क भी नहीं कर रहे हैं, बीइंग इन अ रिस्की सिचुएशन। 29 में आ जाओ। 29 में मीनिंग बतानी है आपको। गिवन फ्रेज है हिट द सैक। हिट द सैक मतलब टू गो टू स्लीप। टू हिट द सैक का मतलब क्या होता है, टू गो टू बेड, ठीक है। टू गो टू बेड कहाँ है, गोइंग टू स्लीप, ये होगा आपका आंसर। नेक्स्ट वाले में आ जाओ 30 में। 30 में देखो वन वर्ड सब्सटीट्यूशन है, तो यहाँ किया दिया है अटेम्प्टिंग टू इम्प्रेस बाय अफेक्टिंग ग्रेटर इंपॉर्टेंस ऑन मेरिट दैन एक्चुअली पजेस्ड। देखो कोई आदमी कोशिश कर रहा है इम्प्रेस करने का, कैसे इम्प्रेस करने का, अफेक्टिंग ग्रेटर इंपॉर्टेंस, वो थोड़ा ज़्यादा अपनी इंपॉर्टेंस दिखा रहा है। दैन मेरिट मतलब क्या हुआ, ज़्यादा इंपॉर्टेंस या मेरिट दिखाने की कोशिश कर रहा है, एक्चुअली जितना है नहीं, मतलब आप एक्चुअली जितने काबिल हैं उससे ज़्यादा काबिल दिखाने की कोशिश करो। मतलब क्या हुआ, यू आर ट्राइंग टू एक्सप्रेस मोर क्वालिटी और मोर पोजेशन देन यू एक्चुअली पोजेस। तो इसको क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं प्रिटेंशियस। प्रिटेंशियस का मतलब होता है दिखावटी। दिखावटी मतलब जस्ट फॉर शो ऑफ, ठीक है, बनावटी कह सकते हो, उसको प्रिटेंशियस कहते हैं। एयरी पता होगा। इम्पीरियस का मतलब क्या होता है, रॉयल, बिलोंगिंग टू किंग, रॉयल होता है, ठीक है, एकदम मजेस्टिक, रॉयल। ग्लोरियस का मतलब क्या होता है, एकदम फेमस, फुल ऑफ ग्लैमर, ग्लोरियस होता है, फुल ऑफ ग्लैमर, ठीक है। तो राइट आंसर इज प्रिटेंशियस। नेक्स्ट में आ जाओ 31 में। 31 में क्या दिया है आपको, सेम एज ग्रुप। हाँ, तो वन वर्ड सब्सटीट्यूशन का ये भी क्वेश्चन है।
अ सोसाइटी अ कंपनी प्रोवाइड्स दीज कन्वीनियंट फीचर्स, कोई सोसाइटी या कोई कंपनी जो प्रोवाइड करती है कन्वीनियंट फीचर्स से ले लो, कन्वीनियंट फीचर्स में तो फैसिलिटीज या क्या कह सकते हैं उसको, सुविधाएं जो देते हैं उनको, तो उन सुविधाओं को हम लोग क्या कहते हैं, एमिनिटीज कहते हैं, सुविधाएं, फैसिलिटीज, ठीक है ना। फैसिलिटेट एक्चुअली वर्ब है, इसलिए ये नहीं लग पाएगा, हमको क्या चाहिए था, नाउन चाहिए था ना, तो नाउन आंसर होगा आपका, ठीक है। एमिनिटीज मतलब फैसिलिटीज या स्पेशल फीचर्स प्रोवाइडेड बाय एनी कंपनी, कंपनी आपको जो सुविधाएं प्रोवाइड करती है उसको एमिनिटीज कहा जाता है। सिस्टम आप जानते हैं, इक्विपमेंट आप जानते हैं, ठीक है। नेक्स्ट में आ जाओ 32 में। 32 में इन्होंने कहा अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम बाय लीप्स एंड बाउंड्स। बाय लीप्स एंड बाउंड्स का मतलब क्या होता है, रैपिडली, बहुत तेजी के साथ, जैसे दिन दूनी रात चौगुनी, हिंदी में सुना हुआ, दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करना, तो क्या होता है, रैपिड ग्रोथ। नॉर्मली आप समझ रहे हो, स्लोली समझ रहे हो, अननोइंगली भी समझ रहे हो, तो ये रैपिडली होगा, राइट आंसर क्या होगा। आगे आ जाओ 33 में। क्वेश्चन नंबर 33 में क्या होगा, इन्होंने मीनिंग पूछा है ना, सिमिलर इन मीनिंग, किसका, अंडरलाइन वर्ड का, कैंडर। कैंडर का मतलब क्या होता है बोलो, कैंडर मतलब होता है ना ऑनेस्टी, ठीक है ना, कैंडर का मतलब क्या हो गया, ऑनेस्टी। तो आंसर क्या होगा आपका, ये हो गया, ऑनेस्टी हो गया। पावर आप समझ रहे हो, विल भी समझ रहे हो, और क्या हो गया, रिजोल्यूशन मतलब दृढ़ संकल्प होता है, फर्म डिसीजन होता है, डिटर्मिनेशन कह सकते हो आप इसको, डिटर्मिनेशन, फर्म डिटर्मिनेशन, ठीक है, दिस इज राइट, ना राइट आंसर इज ऑनेस्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ, एरर का क्वेश्चन है। आई एम अंडरस्टैंडिंग, नो, मतलब मैंने एक चीज बोली थी ना, अंडरस्टैंडिंग वर्ब के जितने अंडरस्टैंडिंग वाले वर्ड होते हैं, नो, अंडरस्टैंड, कुछ वर्ब मैंने बोले थे नॉन कंटिन्यूअस होते हैं, जैसे नो का मतलब जानना, कभी कंटिन्यूअस नहीं होगा, अंडरस्टैंड, ठीक है, बिलीव, नो, अंडरस्टैंड, बिलीव, ट्रस्ट, लव, लाइक, मतलब देयर आर मेनी वर्ड, देयर आर मेनी वर्ड्स। अगर आपको इन सारे वर्ड्स को जानना हो कि कितने वर्ड्स हैं जो कंटिन्यूअस में नहीं होंगे, तो मेरा एक वीडियो है नॉन कंटिन्यूअस वर्ब का, आप सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा, नॉन कंटिन्यूअस वर्ब्स। उसमें बताएं कि कौन कौन सी वर्ब्स हैं जो कंटिन्यूअस में नहीं होंगी और क्यों नहीं होंगी, ठीक है, दोनों चीज़ें हैं। तो आई एम अंडरस्टैंडिंग नहीं होता, हमेशा कहोगे आई अंडरस्टैंड, आई वाज अंडरस्टैंडिंग नहीं, आई अंडरस्टूड, तो अंडरस्टैंड का ये वाला गलत हो गया, आई एम अंडरस्टैंडिंग नहीं हुआ। मतलब समझना और जानना ये कंटिन्यूअस में नहीं हो सकता है ना। देखो एक चीज़ समझ लो, जैसे सपोज करो कोई चीज़ आपको पसंद करा, तो तुम ये नहीं कह सकते आई एम लाइकिंग आइसक्रीम, क्योंकि इफ़ यू लाइक आइसक्रीम तो यू परमानेंटली लाइक आइसक्रीम, परमानेंट होगा, आपको पसंद है तो पसंद है, नहीं पसंद है तो नहीं पसंद है। हो सकता है आपको अभी तक पसंद है, कल से आपको कुछ ऐसा दिख जाए आइसक्रीम में, आप आइसक्रीम को ना पसंद करो, यू डोंट लाइक आइसक्रीम या यू लाइक आइसक्रीम, यू आर लाइकिंग आइसक्रीम। लाइकिंग इज नॉट एन एक्शन दैट विल टेक 2 or 3 hours। तो ऐसा नहीं लगेगा 2-3 घंटा लगेगा। आई एम सॉल्विंग क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, 10-15-20 मिनट लगेगा। लाइकिंग ऐसी चीज़ नहीं होती, इन अ मोमेंट यू विल लाइक और नॉट, सीधे सीधे होता है। तो वो नॉन कंटिन्यूअस इसीलिए हो सकती है कि ये एक्शन ज़्यादा देर तक नहीं चलते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई, आई एम अंडरस्टैंडिंग गलत है, आई अंडरस्टैंड होना चाहिए। आगे आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 35 में मिस स्पेल्ट वर्ड। तो कौन सा मिस स्पेल्ट है, शेड्यूल गलत है, फॉलोड गलत है, अल्टीमेटली गलत है या एडवर्ब गलत है। तो ये शेड्यूल आपका गलत है। शेड्यूल एक्चुअली क्या होगा, SCHEDULE, शेड्यूल होता है ना, ठीक है, अमेरिकन इसको स्केड्यूल बोलते हैं। तो शेड्यूल की स्पेलिंग गलत है, इट इज राइट आंसर। चलिए आए 36 में। 36 में क्या कहना, फिर से एरर की बात आ गई। तो रिलक्टेंट के बाद एक होना चाहिए, एक यहाँ पर हो गया, और ये क्या लिखा है, मोटर बाइक। तो मोटर बाइक लास्ट में दिया हुआ है, और ये क्या लिखा, डिमांड। तो ये यहाँ पे डिमांड पर हो गया। तो ये तीन ब्रेक हो गए हैं। यहाँ कोई एरर नहीं है, ध्यान रखिएगा। सिंस हिज सन हैज़ नॉट येट कंप्लीटेड द एज ऑफ 18, ये हो गया। यहाँ देखिएगा हैज़ नॉट लगा हुआ है। हैज़ नॉट का मतलब क्या हुआ, ये प्रेजेंट है, याद रखिएगा। तो ही वाज रिलक्टेंट, तो रिलक्टेंट नहीं हो सकता, वाज नहीं हो सकता ना। लड़का 18 साल का नहीं हुआ है, अब वो संकोच कर रहे थे, कैसे होगा। तो अगर सिचुएशन प्रेजेंट की है तो इसमें प्रेजेंट पास्ट नहीं हो सकता ना। हिज सन हैज़ नॉट येट कंप्लीटेड, हैज़ नॉट येट कंप्लीटेड, तो वाज नहीं हो सकता, इज होना चाहिए, ठीक है ना। तो ही इज रिलक्टेंट टू फुलफिल हिज सन्स कमांड, ठीक है ना, डिमांड। तो गलत कहाँ हुआ, ये वाज गलत हुआ, इज होना चाहिए। तो फर्स्ट इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ 37 पे।
37 में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। अ प्रोफेशनल राइडर इन द हॉर्स रेस। हॉर्स रेस आपको पता होगा, जो हॉर्स रेस होती है जिसमें प्रोफेशनल राइडर होते हैं, जो मतलब घोड़े पर हॉर्स राइडिंग करते हैं, लोग उस पर पैसा लगाते हैं। प्रोफेशनल हॉर्स राइडर को क्या कहते हैं? जॉकी। एक रेडियो जॉकी होता है जो रेडियो पर एंकरिंग करते हैं, वो होते हैं। एक हॉर्स राइडर होता है, उनको जॉकी कहते हैं। साउथ पार्क का मतलब क्या होता है? लेफ्ट हैंडेड। ये अच्छा वर्ड है, नोट कर लो। लेफ्ट हैंडेड का मतलब क्या होता है? अ पर्सन हु यूजेज हिज लेफ्ट हैंड फॉर डूइंग हिज वर्क, लेफ्ट हैंडेड। ठीक है ना, कुछ लोग लेफ्टी होते हैं कि नहीं होते हैं, ये लेफ्ट हैंडेड होंगे। स्टंटमैन क्या होते हैं? आपने फिल्मों में देखा होगा ना, जो छत से कूदते हैं ऊपर वाली बिल्डिंग से, तो एक्चुअली आपके हीरो नहीं होते। एक आध दो हीरो को छोड़कर कोई हीरो कूदता होता नहीं है, वो स्टंटमैन होते हैं जो उतनी ऊपर से कूदते हैं। बैट्समैन तो पता ही होगा, क्रिकेट तो देखते ही होंगे। ठीक है, आगे चलें हम लोग। 38 में आ जाओ। 38 में इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताओ। ओकेजन की स्पेलिंग सही है। ओकेजन तो जानते ही हो ना, अवसर। एटिकेट, एटिकेट मैनर होता है, तौर तरीका होता है, इसकी स्पेलिंग गलत होती है। ETI क्या होगा? ETI QUETTE ये होता है। ठीक है, ETI QUETTE, तो इसकी स्पेलिंग गलत होगी। रेशनलाइजेशन आपको पता है, रेशनलाइजेशन तर्कपूर्ण होता है कोई चीज़। इलोपमेंट, इलोप क्या होता है? ELOP। इलोप होता है ना जब कोई लड़की या कोई लड़का किसी लड़के या लड़की के साथ शादी करने के पर्पज से घर से भाग जाते हैं, तो जिसको हिंदी में कहते हैं भगा ले जाना या भाग जाना, उसको इलोप कहते हैं। इलोप करना वर्ब होता है, तो इलोपमेंट लगा दोगे तो नाउन बन जाएगा। क्लियर हो? काम की वर्ब है क्या? नहीं, ऐसा काम मत करना। 39 में आ जाओ। इसमें फिर स्पेलिंग एरर देख लेना, ये एरर स्लैश दिखा रहे हैं कैसे? ग्रामेटिकल एरर वाले, जबकि है यहाँ पे क्या? स्पेलिंग एरर। तो आ जाओ, यहीं से देख ले, नीचे से देखें, ऊपर से ही देख लेते हैं। द प्रिकैरियस केस, अभी थोड़ी देर पहले और आया था प्रिकैरियस, मैंने एक बार बता चुका। प्रिकैरियस मतलब होता है ड्यूबियस, जिस पर संदेह किया जा सके। तो प्रिकैरियस केस ऑफ जुवेनाइल डेलिक्वेसी, डेलिक्वेसी गलत है, अगेंस्ट हिम। अब क्या करना है आगे बढ़ के? डेलिक्वेसी नहीं होता, डेलिंक्वेंसी होता, DELIN। ठीक, अब QUENCY, गलती क्या हुई है? ये CY होगा जी, तो ये N नहीं लगाया इन्होंने। डेलिंक्वेंसी का मतलब क्या होता है? छोटी मोटी जो गलतियां होती है, माइन्यूट मिस्टेक्स होती हैं, या मतलब मिस्टेक नहीं है ये, मतलब क्राइम टाइप का होता है, लेकिन छोटा मोटा क्राइम होता है, जैसे ट्रैफिक सिग्नल तोड़ दिया या इस तरह के होते हैं। मर्डर वर्डर नहीं डेलिक्वेंसी में आएगा, कोई छोटा मोटा जो चीज़ आती है। ठीक है, तो डेलिंक्वेंसी ये आंसर ये गलत है, तो आपका फर्स्ट वाला आंसर होगा। आगे आ जाओ 40 में भाई। तो 40 में क्या करना है बच्चा? जो अंडरलाइन किया हुआ है इसी को सब्स्टिट्यूट कर दो। ठीक है ना, तो द रेफरी डिक्लेयर दैट द पार्टिसिपेंट, रेफरी ने डिक्लेयर किया कि जो पार्टिसिपेंट है, जो भी हैं, हु विल स्कोर द हाईएस्ट पॉइंट्स। अब यही इतना अंडरलाइन करना है आपको, इंप्रूव इतने में करना है। आगे लिखा इन द टैली विल टेक अवे द कैश प्राइज ऑफ 50 लाख। वाह, तो आपको जो अंडरलाइन किया है इसमें इंप्रूवमेंट करना है, किसके बिहाफ पे? जो अंडरलाइन नहीं किया गया है। तो जो अंडरलाइन नहीं किया है दैट विल बी कंसीडर करेक्ट राइटली एंड राइट। तो अब देखो इसको करेंगे कैसे? अब आपको क्लूज बताते हैं क्या देखना होगा। पहले तो आपको टेंस का क्लू देखना होगा। ठीक है, तो यहाँ देखो, यहाँ विल लगा हुआ है और यहाँ क्या लिखा? इन द टैली विल टेक, विल टेक, यहाँ तो विल लगा हुआ है, तो दोनों फ्यूचर में नहीं हो सकता। तो हु स्कोर्स, देखो द पार्टिसिपेंट हु स्कोर द हाईएस्ट पॉइंट, विल नहीं, हु स्कोर हाईएस्ट पॉइंट इन द टैली विल टेक। देखो जो जीतेता है, ठीक है, प्रेजेंट में वो जीतेगा तो फ्यूचर में इनाम ले जाएगा, है कि नहीं? तो ये हो गया हु स्कोर्स। ठीक है, यहाँ द पार्टिसिपेंट लिखा हुआ है ना, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो हु स्कोर्स द हाईएस्ट पॉइंट। आप स्कोर करोगे प्रेजेंट में, ठीक है ना, बड़े बढ़िया काम करोगे प्रेजेंट में, तो वो इनाम मिलेगा कब? फ्यूचर में मिलेगा। ठीक है, तो आपका आंसर कौन सा होगा? थर्ड होगा। यही SSC ने का भी आंसर है। ठीक है, अब आ जाओ, अगला क्वेश्चन है हमारा किसका? कॉम्प्रिहेंशन का। आ जाओ फिर पढ़ते हैं इसको। सुपर हीरोज आर फिक्शनल कैरेक्टर्स। फिक्शनल मतलब काल्पनिक है, इमेजिनरी है, वो कभी रियल नहीं थे। सुपर हीरोज आर फिक्शनल कैरेक्टर्स विद डैश पावर्स हु यूज देयर पावर्स टू फाइट क्राइम एंड प्रोटेक्ट पब्लिक। समझ गए होगे?
ये ऐसे हीरो हैं जो फिक्शनल काल्पनिक हैं, इनके पास सुपरनेचुरल पावर होती है, बहुत ज़्यादा पावर होती है और अपनी पावर को यूज करते हैं क्राइम से फाइट करने में और पब्लिक को प्रोटेक्ट करने में। सम पॉपुलर सुपर हीरोज इंक्लूड सुपरमैन, बैटमैन, स्पाइडरमैन, वंडर वुमेन। ठीक है, ये तो कुछ एग्जाम्पल हो गए। सुपर हीरोज ऑफन हैव बैक स्टोरी, जो सुपर हीरोज हैं उनके पीछे की एक कहानी होती है, दैट डैश हाउ दे हैव गेन्ड देयर पावर्स, कि उनके अंदर उतनी पावर कैसे आई, इसके पीछे कोई कहानी होती है जो हमें इस बात को बताती है, टेल करती है। ठीक है, अब आगे लिखा गेन देयर पावर्स, डैश बीइंग बोर्न, अब ये हो सकता है कि ये पैदा हुए हों स्पेशल पावर्स। ठीक है, मतलब बोर्न विद स्पेशल पावर्स। ठीक है ना, आइदर हो सकता है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे और लगा हुआ है तो फिर यहाँ पे आइदर ही ज़्यादा सूटेबल लग रहा है मुझे, आइदर के और के साथ आइदर ही लगेगा। या तो वो स्पेशल पावर के साथ पैदा हुए हैं, या बीइंग बिटन बाय रेडियो एक्टिव स्पाइडर, स्पाइडरमैन था, रेडियो एक्टिव स्पाइडर ने उसको काट लिया तब हो गया, या बीइंग एक्सपोज टू कॉस्मिक रेडिएशन, कुछ कॉस्मिक रेडिएशन के चक्कर में आ गए हैं तो इस वजह से हो सकता है। दे यूजुअली हैव अ स्पेसिफिक आउटफिट और क्लॉथिंग दैट दे वियर टू हाइड देयर आइडेंटिटी, तो एक स्पेशल क्लॉथ, देखो जो सुपरमैन वगैरह होते हैं अजीब तरह का कपड़ा नहीं पहनते हैं ड्रेस, तो वो अजीब तरह का कपड़ा पहनते हैं अपनी आउटफिट को छुपाने के लिए, अपनी आइडेंटिटी को छुपाने के लिए, और प्रोटेक्ट डैश व्हाइल फाइटिंग क्राइम, जब प्रोटेक्ट क्या होता है, प्रोटेक्ट देमसेल्व्स, खुद को बचाने के लिए लगेगा ना, हर जगह दे लगा, देखो यहाँ दे लगा हुआ तो दे अपने आप को बचाएंगे क्या, देमसेल्व्स, व्हाइल फाइटिंग क्राइम। सुपर हीरोज हैव बीन ए स्टेपल ऑफ पॉपुलर कल्चर डैश डिकेड्स, मतलब हैव बीन, यहाँ देखो हैव बीन लगा हुआ है ना, हैव बीन परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में आ जाएगा तो यहाँ पर क्या लगा होगा, डिकेड्स, मतलब पीरियड ऑफ टाइम दे दिया तो यहाँ फार लगाओगे, फिक्स हो गया। ठीक है, परफेक्ट कंटिन्यूअस या परफेक्ट टेंस में जब हम टाइम बताते हैं तो फार या सिंस लगाते हैं, पॉइंट ऑफ टाइम होता तो सिंस होता, नहीं तो फार होता है। क्लियर हो गया, चलिए ये तो हमारा काम बन गया। अब चलिए भरते हैं इसको हम। तो सबसे पहले क्या होगा, सुपर हीरोज आर फिक्शनल कैरेक्टर्स विद डैश पावर्स, विद डैश पावर्स, तो कैसे पावर होगी इनके पास, प्रैग्मेटिक मतलब प्रैक्टिकल पावर होगी, फेमिलियर पावर होगी, या हेरेडिटरी पावर होगी, या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर होगी। तो देखो जाहिर सी बात है सुपर हीरो है तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर होगी कि नहीं, ऑर्डिनरी पावर तो हमारे तुम्हारे अंदर भी तो ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर वाले होंगे, तो फर्स्ट वाले के लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आ जाएगा। सेकेंड वाले में देखो क्या लगाओगे, यहाँ बताओ क्या सुटेबल आ रहा है, कि वो मतलब इनके पीछे कुछ कहानियाँ होती हैं, वो कहानियाँ हमको ये बताती हैं कि इनको इनकी पावर कहाँ से मिली, वो कहानियाँ हमको बताती हैं। हैड एक्सप्लेन, देखो हैड के बाद ईडी लगना चाहिए तो ऑप्शन ही गलत है। एक्सप्लेन, दैट एक्सप्लेन, ये तो हो सकता है, दैट एक्सप्लेनिंग, बिना EJMR के एक्सप्लेनिंग नहीं लगाओगे। वाज एक्सप्लेन, वाज के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं लगती है, गलत हो गया, तो दैट एक्सप्लेन, एक ही ऑप्शन बचा है। देखो एक्सप्लेन चारों में है, आपको ग्रामेटिकली उसको टेंस, सही टेंस में यूज करना था। नेक्स्ट में आ जाओ, थर्ड वाले के लिए देखो यहाँ के लिए क्या लगाओगे, तो मैंने कहा था कि बोर्ड, मतलब ये कहा था ना मैंने और लगा हुआ, तो आइदर लगाओगे तो आइदर का तो कोई ऑप्शन ही नहीं मिला, इंस्टेड के साथ आप आना चाहिए, ये लगेगा नहीं, देयरफॉर रिजल्ट है नहीं ना, सब्सिक्वेंटली है, तो सच एज मतलब एग्जाम्पल के तौर पर इन्होंने कहा इनके पीछे कुछ कहानियाँ होती हैं जो हमको एक्सप्लेन करती हैं उनको पावर कहाँ से मिली, जैसे कि यहाँ पे अब सच एज तो लगा सकते हो। ठीक है, सच एज फॉर एग्जाम्पल, तो सच एज सुटेबल है, सच एज कि उनको बाय बर्थ मिल गई, या सच एज कि उनको स्पाइडर ने काट लिया होगा, तो इस तरह का एग्जाम्पल के लिए हो गया। तो 4 नंबर पे यहाँ पे क्या आना चाहिए, देखो वो एक स्पेशल क्लॉथिंग पहनते हैं, स्पेशल आउटफिट पहनते हैं अपने आप को बचाने के लिए, अपनी आइडेंटिटी को छुपाने के लिए, तो अपने आप को बचाने के लिए तो खुद को बचाएंगे ना, तो देम क्या होगा, हिमसेल्फ थोड़े ना होगा, एक नहीं है, देखो यहाँ पे दे लगा हुआ है, तो दे हिमसेल्फ नहीं होगा, ना हर सेल्फ होगा, ना आर सेल्फ होगा, तो क्या होगा, देम सेल्फ होगा, अपने आप को बचा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ भाई, देखो यहाँ पे नंबर 5 में क्या लगाना है, तो मैंने कहा था ना कि बहुत सालों, डिकेड्स, कई मतलब 10-20-50 साल से ये सब चल रहा है, तो ये क्या लगेगा, फार, परफेक्ट कंटिन्यूअस मैंने बोला था ना, तो यहाँ हैव बीन लगा हुआ है ना, हैव बीन के साथ आप ये सब तो लगा नहीं पाओगे, सिंस फार दो ही लगता ही है, सिंस दिया नहीं है, फार लगा दो। ठीक है, अब आगे आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो ये पैसेज है, तो पैसेज में हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो इन्होंने कहा एंटोनिम ऑफ रियलाइज, ठीक है, रियलाइज का एंटोनिम करना है हमको, कर लेंगे रियलाइज का एंटोनिम। और इन्होंने कहा कि एक्सप्रेशन जो है ड्रिल इनटू योर हेड्स, इसका मतलब बताना है, तो जब पढ़ेंगे तभी तो पता चलेगा ड्रिल इनटू योर हेड्स का क्या मतलब होगा।
अब ये दिखा इन्होंने साइनोनिम पूछा है ऑब्वियस का। ऑब्वियस का साइनोनिम वैसे क्लियर तो होगा, लेकिन अब क्वेश्चन में पढ़ के पता चलेगा, ठीक है, कि क्या है यहाँ पे ऑब्वियस किस लिए यूज किया गया है। अगला है वाई डायरेक्ट क्वेश्चन है, वाई डज द ऑथर ऑफ द पैसेज आस्क अस टू फॉरगेट द हिस्ट्री दैट वी हैव टॉट एट स्कूल। ऑथर हमसे ये क्यों कहता है कि उस हिस्ट्री को भूल जाओ जो हमको स्कूलों में पढ़ाई गई है, ठीक है, क्यों भूल जाओ, यही वो क्यों कहते हैं, यही आपको पता लगाना है, ध्यान रखना ऑथर हमको हिस्ट्री भूलने के लिए क्यों कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। ये तो पूरा पैसेज पढ़ने के बाद पता चलेगा। डायरेक्ट क्वेश्चन केवल एक ही है कि राइटर हमको क्यों कहता है कि हिस्ट्री भूल जाओ, और ये तो साइनोनिम हो गया ऑब्वियस का, और ड्रिल इनटू योर हेड्स इसकी मीनिंग बतानी है और एंटोनिम बताना है। तो ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। देयर आर नो एंशियंट नेशंस एनीवेयर इन द वर्ल्ड। दुनिया में कहीं भी एंशियंट नेशन नहीं थे, शायद यही वाला कारण होगा, यही रीजन, ठीक है ना। ऑल नेशंस आर मॉडर्न, एंशियंट ग्रीक, ancient Egypt, ancient India, all of them may have had great civilizations, those whose architecture, art and literature or objects are of admirable। मतलब ये सब चीज़ें एडमिरेशन के लायक हैं, सब प्रशंसनीय है, सब बहुत, सबके पास आर्किटेक्चर, लिटरेचर सब कुछ बहुत बढ़िया था, बट दे आर नॉट नेशंस, पर वो नेशन नहीं थे। टू रियलाइज दिस ट्रुथ, यहाँ रियलाइज का आपको पूछा था एंटोनिम। टू रियलाइज दिस ट्रुथ यू विल हैव टू forget for the time being the history you were taught at school। यह इन्होंने कहा कि उसके लिए आपको भूलना पड़ेगा। बिकॉज, क्यों, ये आंसर दे दिया, ध्यान रखिए। बिकॉज इट इज़ दैट हिस्ट्री, ये वो हिस्ट्री है ड्रिल्ड इनटू योर हेड्स जो आपके दिमाग में ठूस ठूस कर भर दी गई है, ठीक है, फ्रॉम द टाइम यू वर चिल्ड्रन, जब आप बच्चे थे तब से, एंड कंस्टेंटली रीन्यूड बाई नेशनल फेस्टिवल, और नेशनल फेस्टिवल वगैरह में वो आपको हिस्ट्री रिन्यू कर दी जाती है, एंड सेरेमनी जब होती हैं, द स्पीचेज ऑफ योर लीडर्स एंड नॉवेल्स, फिल्म ये सब, एंड टेलीविजन सीरियल्स दैट मेक इट सीम ऑब्वियस टू। ऑब्वियस का भी क्या पूछा था, एंटोनिम या साइनोनिम शायद पूछा था, अभी याद नहीं आ रहा। ऑब्वियस का साइनोनिम पूछा था। टू यू दैट योर नेशन इज एंशियंट, आपको मतलब ये लगने लगता है, क्लियर हो जाता है कि हमारा जो नेशन है बहुत एंशियंट है। इन एक्चुअल फैक्ट इट इज नॉट ट्रू, बट सच ये नहीं है। योर नेशन इज नॉट इन नीड, नो नेशन ऑन अर्थ, ठीक है, इज एंशियंट, ओनली मॉडर्न पीपल कैन इमेजिन दैट वे। चलिए समझ में आया। तो रियलाइज का एंटोनिम क्या होता, रियलाइज का अंडरस्टैंड होगा कि कॉम्प्रीहेंड होगा कि मिसअंडरस्टैंड होगा कि ग्रैस्प होगा। तो रियलाइज का अंडरस्टैंड ही होगा, सिमिलर हो जाएगा ये तो। कॉम्प्रीहेंड का मतलब आपको समझ में आ जाए, ग्रास्प का मतलब आपको समझ में आ जाए, तो रियलाइज करने के तीनों साइनोनिम हो गए। मिसअंडरस्टैंड मतलब आप गलत समझ रहे हो, तो रियलाइज का अपोजिट क्या हो गया, गलत समझना, आपका एंटोनिम हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, देखो, ड्रिल इनटू योर हेड्स, तो क्या होगा, मेक समवन लर्न और अंडरस्टैंड समथिंग बाय रिपीटिंग इट, या थ्रेटन नहीं है, फोर्स समवन टू मूव हिज हर हेड, नहीं भाई, ऐसे ऐसे हिलाओ ये हेड की ड्रिल हो जाएगी। रिपीटेडली क्वेश्चन समवन रिगार्डिंग सर्टेन इशूज, बिल्कुल नहीं होगा। मेक समवन लर्न अंडरस्टैंड समथिंग बाय रिपीटिंग इट, किसी चीज़ को बार 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 कहा जाएगा तो उसके दिमाग में बात बैठ जाती है कि ये बात सच है। तो फर्स्ट इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट में आ जाओ, आपको क्या बताना है, साइनोनिम ऑफ ऑब्वियस। ऑब्वियस का मतलब क्या होता है, क्लियर, स्पष्ट होता है, अपारेंट होता है, तो क्लियर इज राइट आंसर। एम्बिगुअस मतलब क्या हुआ, एंटोनिम हो गया। नॉट क्लियर, डाउटफुल का मतलब होता है नॉट क्लियर, एंटोनिम हुआ। ड्यूबियस मतलब नॉट क्लियर, एंटोनिम, तीनों तो एंटोनिम हो गए, एक ही ऑप्शन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्यों राइटर कहता है कि हम उस हिस्ट्री पर विश्वास ना करें। फर्स्ट ऑप्शन दिया है, बिकॉज द हिस्ट्री बुक टॉट अस दैट देयर आर नो एंशियंट नेशन इन द वर्ल्ड, बिकॉज द हिस्ट्री बुक टॉट अस दैट आवर नेशन इज एंशियंट। ओ, क्योंकि इन्होंने कहा कि हमारी हिस्ट्री बुक हमको कहती है कि हमारा नेशन जो है एंशियंट है, इसलिए मत मानो, वो ड्रिल करा दिया गया है। तो सेकंड इज योर राइट आंसर, ठीक है ना। हिस्ट्री बुक, यहाँ देखो पहले में क्या, बिकॉज हिस्ट्री बुक टॉट अस दैट देयर आर नो एंशियंट नेशन। हिस्ट्री बुक में कहा है कि कोई एंशियंट नेशन नहीं है, तो इन्होंने तो ये नहीं कहा ना, इन्होंने ये तो कहा था हिस्ट्री बुक में बार बार कहा गया है कि एंशियंट नेशन है, एंशियंट नेशन है, तो ये नहीं सही होगा ना। तो ये होगा दूसरा वाला, क्योंकि हिस्ट्री बुक बार बार कहती है हमारे नेशन एंशियंट नेशन है, एंशियंट नेशन है, तो सेकेंड वाली बात उसमें कही गई थी।
इसमें कहा कि बिकॉज ओनली मॉडर्न पीपल कैन इमेजिन दैट वे, ना ये नहीं है। बिकॉज द हिस्ट्री बुक आस्क अस टू सेलिब्रेट फेस्टिवल, नहीं है, हिस्ट्री बुक सेलिब्रेट करने को नहीं कहती। सेकेंड इज राइट आंसर, वही हमको पैसेज में मिला भी है। अब 50 में आ जाओ, क्या करना है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। हिस्ट्री बुक शुड बी रीड अगेन एंड बिकॉज दे सेलिब्रेट एंशियंट। भाई हिस्ट्री बुक को बार बार पढ़ो तब, क्योंकि वो एंशियंट नेशन को सेलिब्रेट करते हैं, बिल्कुल नहीं। बार बार पढ़ने के लिए उन्होंने कहा ही नहीं। इन्होंने तो कहा आप लोग बार बार पढ़ते हो, बार बार पढ़ो, ये नहीं कहा इन्होंने तो कहा सीधे मत पढ़ो। इन्होंने कहा कि नॉवेल्स, फिल्म्स एंड स्पीचेज ऑफ लीडर्स सेलिब्रेट द मॉडर्निटी। मॉडर्निटी कहाँ सेलिब्रेट करते हैं, ये तो वही इतिहासकार ओनर होते हैं, हम इतने महान हैं, हम इतने महान हैं। एंशियंट इंडिया इज एन एंशियंट सिविलाइजेशन बट नॉट एन एंशियंट नेशन। ये राइटर ने कहा कि एंशियंट इंडिया एंशियंट सिविलाइजेशन हो सकती है, इंडियन नेशन नहीं हो सकता। नेशन जो है मॉडर्न कंसेप्ट है, एंशियंट कंसेप्ट नहीं है। दिस इज द राइट आंसर। ओनली मॉडर्न पीपल कैन इमेजिन, बिल्कुल नहीं होगा। ओनली लगा दिया तो आंसर ही नहीं होगा इसका, तो थर्ड वाला हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार हम लोगों ने 50 क्वेश्चंस सॉल्व कर लिए। कितनी देर में, 50 मिनट्स लगे हैं 50 क्वेश्चन सॉल्व करने में। ठीक है, तो अभी ये सेशन यहीं पर वाइंड अप करते हैं। आप लोगों को सेशन कैसा लगा अपनी राय जरूर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। इफ़ यू नीड समथिंग एल्स, अगर आप चाहते हैं कि हम स्पीड थोड़ी धीमी करें या कुछ और एक्सप्लेन करके समझाएं, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट हो, इफ़ यू आर सेटिस्फाइड और अनसेटिस्फाइड, इन बोथ कंडीशंस यू विल कमेंट। आप दोनों कंडीशन में कमेंट करते हैं, करिएगा, जरूर करिएगा। आपके कमेंट्स से हमें इंकरेजमेंट मिलती है। ठीक है, तो आई विल वेट फॉर योर कमेंट्स, योर ओपिनियंस। तो अब ये सेशन यहीं पर वाइंड अप करते हैं, फिर मिलेंगे कल इसी सेशन में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।